नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करेंगे, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखेंगे ताकि आप लोग को सभी बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करेंगे। ये वीडियो का तीसरा सीरीज है, इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है। यदि आप लोग वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आप लोग को आसान भाषा में समझाने की। तो चलिए इस वीडियो को दूसरा सीरीज को हम लोग पूरा करते हैं आसान भाषा और आसान तरीक़ा से। यहाँ पे देख रहे हैं छठे नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल आसान है इस चीज़ को समझना, कहीं कोई आप लोग को दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग आंसर करेंगे 4 टाइप का होता है, मतलब 4 प्रकार का होता है। अब आता है कौन कौन से होते हैं, तो उस चीज़ को समझते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सपोज अभी आप जिस फ़ोन से देख रहे हैं, जिस मोबाइल से देख रहे हैं, वो आपका है, उस पर अधिकार सिर्फ आपका होते हैं। मतलब वैसे संसाधन जिस पे खुद का अधिकार हो या मेरा अधिकार हो, वो क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। बिल्कुल इस चीज़ को समझ गए। तो यहाँ पे व्यक्तिगत संसाधन, इसके तहत मकान, ज़मीन, तालाब, ये सभी संसाधन क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का उस पे अधिकार है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो है सामुदायिक संसाधन है। अब सामुदायिक संसाधन क्या हो गया, जो सभी का अधिकार हो। जैसे पब्लिक प्लेस वगैरह सब जो है, क्या सभी का अधिकार होता है। जैसे मंदिर हो गया, वहाँ पे सभी कोई जा सकते हैं, सभी कोई पूजा कर सकते हैं, वहाँ पे सभी का अधिकार हो गया। समुदाय भवन हो गया, और पार्क हो गया, पिकनिक हॉल हो गया, और खेल के मैदान हो गए। यह सभी जगह पे सभी इंसान का अधिकार होते हैं। तो वैसे संसाधन जिस पे सभी इंसान और मनुष्य का अधिकार हो, उसे ही हम लोग सामूहिक सामुदायिक संसाधन कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, इसके अंतर्गत नदी, वन और वन्य जीव और खनिज आते हैं। ठीक है। मतलब वैसे संसाधन जिस पे राष्ट्रीय का जो है क्या हो, अधिकार हो, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बिल्कुल। अब नदी पे हम लोग का अधिकार अकेला अधिकार थोड़े है, इस पे जो है भारत सरकार का अधिकार है, मतलब राष्ट्रीय सरकार जो है हमारा, उसका अधिकार है। तो ये राष्ट्रीय संसाधन में आ गया। वन किसके अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। वन जीव पशु जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह हम लोग चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया जो कि एक देश से नहीं, बहुत सारे देश से जुड़ा हो। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो वैसा संसाधन जो सभी देशों का सामूहिक रूप से अधिकार हो, उसके अंतर्गत आते हो, तो इसे संसाधन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बिल्कुल आसान था। इसके अंतर्गत महासागर आते हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश से जुड़े होते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया। कह रहा है यहाँ पे, जलोढ़ मृदा, मतलब मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, के विस्तार वाले राज्यों का नाम लिखे तथा इन मृदा मतलब इन मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जा सकती है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है। जो उत्तर भारत है, भारत का जो दिशा है, 4 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है। तो उत्तर वाले दिशा में जो है फैली हुई है, मतलब उत्तर दिशा में आप लोग को ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगा। इसका गुजरात, राजस्थान कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। इस मिट्टी के लिए प्रायः धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना, दलहन आदि की खेती की जाती है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल उपजाया जाए, यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो आप कहेंगे धान, मक्का, गेहूँ, गन्ना और दलहन आदि चीज़ आप लोग को इसमें उपजाऊ होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वोच्च कृषि से आप लोग क्या समझते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सर्वोच्च कृषि से अभिप्राय सर्वोच्च कृषि द्वारा की जाने वाली कृषि से है। ठीक है। इस प्रकार की कृषि प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जहां अधिक बारिश के कारण उपजाऊ मिट्टी पानी में दह जाते हैं। अतः उपजाऊ मिट्टी को पानी में
बहने से रोकने के लिए सर्वोच्च कृषि की जाती है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए। सर्वोच्च कृषि किसे कहते हैं? सर्वोच्च कृषि जो है पहाड़ी इलाका में होते हैं और वहाँ पे जो है अधिक बारिश होता है, जिसकी वजह से यदि बारिश होगा और वो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ी कैसा होता है? एकदम ऊंचा टाइप का होता है। यहाँ पे यदि खेती किया जाए तो बारिश के पानी से यहाँ की जो मिट्टी होगा वो नीचे आ जाता है, और इसी चीज़ को रोकने के लिए, जो उपजाऊ मिट्टी को रोकने के लिए जो किया जाता है उसे ही कहते हैं हम लोग सर्वोच्च कृषि। बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न हमारे पास 9 नंबर, ग्रह पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि का कौन कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे समझेंगे पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में वाटिका कृषि उपयोगी माने जाते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कौन सी कृषि होते हैं तो आप लोग कहेंगे पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में वाटिका कृषि उपयोगी माने जाते हैं। इसमें फसलों के बीच घास की पत्तियां विकसित की जाती है, जिसके कारण पवन का वेग जो है वेग के द्वारा भी मिट्टी उपजाऊ उड़ पाते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करें पवन चक्की वगैरह आप लोग देखेंगे जो इस प्रकार से बने होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल समझ जाइएगा आप लोग। ये कुछ इस प्रकार से बने होते हैं, पंखा लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो खेती होती है फसलें, इसमें फसलों के बीच जो है पत्तियां विकसित की जाती है, जिसके कारण पवन का जो है पवन के वेग द्वारा उपजाऊ मिट्टी नहीं उड़ पाते हैं। ये जो है पवन ये घूमते रहता है और यहाँ पे जो है इसी वजह से यहाँ का मिट्टी उड़ जाता था। ठीक है, जिसके कारण पवन का वेग द्वारा उपजाऊ मिट्टी नहीं उड़ पाते हैं। इसके लिए ये जो खेती किया जाता है इसके बीच जो है किस चीज़ का, पत्तियों का विकसित किया जाता है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? यहाँ मृदा का क्या विशेषता है? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा जो था उसका विकास हुआ, और यहाँ का जो मिट्टी है, क्या यहाँ की मिट्टी का जो है क्या विशेषता है, इसको बतलाना है। तो भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ। इसके अलावे पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा का विकास हुआ। ठीक है, और कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी नदी द्वारा भी डेल्टा का निर्माण हुआ। तो बिल्कुल इस चीज़ को समझेंगे, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा का विकास हुआ, और कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी नदी द्वारा भी डेल्टा का निर्माण हुआ। इस मृदा का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि धान, गेहूँ, जूट और कपास के लिए काफ़ी उपयोगी है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 11 नंबर है। चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की उल्लेख करें और उत्तर। यहाँ से आप लोग समझेंगे, मतलब चावल की जो फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। तो चावल के फसल का उपयुक्त भौगोलिक दशा का निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, चावल उपजाने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होना चाहिए, उस चीज़ को समझ लेते हैं। तापमान जो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, और सस्ते कुशल श्रमिक का उपलब्ध हो, मतलब सस्ते जो कारीगर होते हैं, वहाँ पे वर्कर होते हैं जो काम करते हैं खेतों में, और सस्ते कुशल श्रमिक का उपलब्ध होना चाहिए, और विस्तृत बाज़ार उपलब्ध हो। वहाँ पे जो है बाज़ार का भी व्यवस्था हो। यदि चावल बहुत ज़्यादा उपज गया तो बाज़ार में ही बिकते हैं, और कोई भी फसल हो इसे तो बाज़ार में ही बिकते हैं। यातायात का साधन विकसित हो, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए जो है उसी चीज़ को हम लोग यातायात कहते हैं, यातायात संसाधन कहते हैं, वो भी वहाँ पे विकसित होना चाहिए। साथ ही वहाँ पे कृषि के आधुनिक यंत्र, खाद, बीज, कीटनाशक का प्रयोग किए जाना चाहिए। मतलब वहाँ पे जो है कृषि के जो आधुनिक यंत्र द्वारा मतलब कुछ ऐसे यंत्र बनाया जाए, कुछ ऐसे जो है मशीन बनाया जाए, जिससे जो है खाद, बीज, कीटनाशक का प्रयोग करने में बिल्कुल आसान हो। तो बिल्कुल ये टॉपिक जो था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे सर्वोच्च रेखा से आप लोग क्या समझते हैं। यदि यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें। और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो समय पे मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।